सो हे वेलकम व्यूअर्स, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर सीजन 3 एपिसोड 8 के एक्सप्लेनेशन में, जिसका नाम है द मूव इन मोइचिरो। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखे तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी यहीं पे करते हैं इंट्रो का अंत और आरंभ करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन का। तो एपिसोड की शुरुआत मोइचिरो से होती है, जो कि अब उस वाटर बबल से बाहर आ चुका था। वो अपने शरीर से शाइनी नीडल्स निकाल करके फेंकता है और पाता है कि उसका शरीर अब काफी ज्यादा नम हो चुका है और अब वो लड़ने की हालत में नहीं है। वो होतारो की तरफ ध्यान देता है, जो कि जमीन पे घायल पड़ा हुआ था। अब अचानक से जिस फिश ने पहले होतारो पे अटैक किया था, वो अपने साथ 4 फिशेस और लेकर के मोइचिरो पे अटैक कर देती है। बट मोइचिरो की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी उसे उसके फादर की कही हुई बात याद आती है, जहाँ पे उसके फादर बोल रहे होते हैं कि तुम ये कर सकते हो मोइचिरो, चलो खड़े हो जाओ। और अब हमें मोइचिरो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने फादर के साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने आया हुआ था। वो बताता है कि उसके फादर एक वुड कटर थे और उनका बेटा होने के चलते मोइचिरो उनको लकड़ी काटने में मदद कराता था। उसके फादर काफी ज्यादा मेहनती इंसान थे और मोइचिरो को अपने फादर की हेल्प करना काफी ज्यादा अच्छा लगता था। अब एक रात मोइचिरो की मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके फादर जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। मोइचिरो यहाँ पे बार बार अपनी मदर की पट्टियां चेंज कर रहा था और उन्हें कोल्ड न लगे, इसके लिए वो उन्हें एक और कंबल उड़ा देता है और बोलता है कि फादर जल्दी ही आ जाएंगे। अब बाहर काफी ज्यादा आंधी और बारिश हो रही थी और ऐसे हालातों में उसके फादर उस जड़ी बूटी को ढूंढते ढूंढते क्लिफ के पास पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ पे जड़ी बूटियां दिख जाती हैं और वो उसे पकड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाते हैं तो वो क्लिफ से नीचे गिर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उसके फादर क्लिफ से गिर के मर चुके हैं और उनके हाथ में वो जड़ी बूटियां थी। मोइचिरो बताता है कि उस दिन फादर और मदर दोनों को खो दिया। वो बस 10 साल का था जब उसके पेरेंट्स चल बसे। मोइचिरो बताता है कि वो काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था, लेकिन फिर वो बताता है कि उसका असली अकेलापन 11 साल में शुरू हुआ था, क्योंकि अभी उसका एक ट्विन ब्रदर भी था जिसका नाम योइचिरो था। योइचिरो का मानना था कि दूसरों की मदद करने से उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, लेकिन मोइचिरो उसे गलत बोलता है और बोलता है कि जितना वो दूसरों की मदद करेंगे उतना ही चल के एंड में उनके पास आएगा और उसके फादर ने उसे यही बताया है। अब वो दोनों इस बात पे बहस करने लगते हैं। योइचिरो बोलता है कि वो उस आदमी की बात पे भरोसा नहीं कर सकता जो किसी दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान दे चुका है। मोइचिरो बोलता है कि उसे फादर के लिए ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये सब उनकी मदर के लिए था। तो योइचिरो बोलता है कि क्या कुछ जड़ी बूटियां उस स्टेट में मदर की हालत को ठीक कर देती, और वो बोलता है कि ये पागलपन से भी ऊपर है। मोइचिरो उसे ऐसी ऑफुल बात करने से मना करता है, लेकिन योइचिरो अभी भी शांत नहीं होता और बोले जा रहा होता है कि अगर फादर उस दिन उस स्टॉर्म में बाहर नहीं जाते तो हमने सिर्फ अपनी मदर को खोया होता। ये सुन के मोइचिरो की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो योइचिरो को शांत रहने के लिए कहता है। तो योइचिरो कहता है कि वो बस उसे सच बता रहा है, इसमें चिल्लाने वाली कोई बात नहीं है, और अगर वो तेज चिल्लाएगा तो कुछ सुअर उनकी तरफ जरूर आ जाएंगे। और अब वो बोलता है कि मोइचिरो में मुंह का मतलब होता है इनकम्प्लीटेंस, और ये कॉन्वर्सेशन किसी भी काम की नहीं है क्योंकि वो लोग पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। और अब वो दोबारा बोलता है कि मोइचिरो में मुंह का मतलब होता है मीनिंगलेस। अब यहाँ पे योइचिरो हमेशा से ही ऐसी हार्श बातें किया करता था, और जब मोइचिरो ने अपनी याददाश्त खो दी थी तब वो भी अपने भाई के जैसा ही हो गया था। मोइचिरो हमेशा अपने भाई के साथ दबा हुआ फील करता था। उसे यकीन था कि उसका भाई उसे डिप्रेस करता है। अब उसे उसके भाई के साथ रहते हुए कई सारे सीजन बीत जाते हैं और अब स्प्रिंग का मौसम आ चुका होता है। मोइचिरो अपने भाई को बताता है कि वो पानी भरने के लिए जा रहा है, तो योइचिरो कहता है कि वो अभी तक गया क्यों नहीं, जिससे पता चल रहा था कि इतने सीजन के बीत जाने के बाद भी उनके बीच का रिलेशन अभी तक ठीक नहीं हुआ था। अब मोइचिरो पानी भरने के लिए एक रिवर के पास आता है और जैसे ही वो अपनी बकेट में पानी भरना शुरू करता है तभी उसे अपने सामने एक काफी ब्यूटीफुल लेडी दिखाई देती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अमाने थी, द मास्टर्स वाइफ। मोइचिरो ने जब उसे पहली बार देखा था तो उसे ऐसा लगा ब्रिचवुड के स्ट्रिप्स की तरह वाइट है। वो यहाँ पे इन दोनों से मिलने आई थी, लेकिन उसके भाई को ये सब पसंद नहीं आता और वो लेडी अमाने को अपने घर से इंसल्ट करके निकाल देता है। अब शाम को मोइचिरो योइचिरो को बता रहा होता है कि वो बिलीव नहीं कर सकता कि उसके एंसेस्टर्स एक स्वॉर्ड्समैन थे जो कि फर्स्ट ब्रीदिंग का यूज किया करते थे। तो योइचिरो बोलता है कि उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मोइचिरो को चावल धुलने के लिए कहता है। मोइचिरो अब काफी ज्यादा उत्साहित हो जाता है और बोलता है कि क्यों ना हम भी एक स्वॉर्ड्समैन बने।
वो यहाँ पे ये बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि इस वर्ल्ड में एक्चुअली में डीमन एग्जिस्ट करते हैं, और वो बाकी लोगों को बचाने की बात भी योइचिरो से कहता है। लेकिन ये सब सुन करके योइचिरो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि मोइचिरो एक स्वॉर्ड्समैन बन के दूसरों की मदद करना चाहता है, जबकि वो खुद के लिए चावल भी नहीं पका सकता। वो अपना हाथ गुस्से से चॉपिंग बोर्ड पे मारता है और बोलता है कि मोइचिरो पूरी तरीके से फादर और मदर पे गया है। वो कुछ ज्यादा ही आशाएं रखता है, आखिर उसका दिमाग ऐसे काम कैसे करता है। मदर भी ऐसे ही हमें कुछ नहीं बताया करती थी, वो हमेशा काम करती रहती थी जब तक उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होके वो गिर नहीं गई। और फादर भी ऐसे ही इतनी ज्यादा बारिश और आंधी होने के बाद भी उन हर्ब्स को लेने के लिए बाहर चले गए, जबकि उसने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की थी। योइचिरो बोलता है कि उसने मदर से काफी बार कहा था कि वो रेस्ट कर लें, और ऐसे ही उसने फादर को भी ऐसे स्टॉर्म में बाहर जाने से मना किया था। वो मोइचिरो से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि कौन दूसरों की मदद कर सकते हैं। दूसरों की मदद सिर्फ चोजन वन ही कर सकते हैं, और भले ही हमारे एंसेस्टर्स एक स्वॉर्ड्समैन रहे हो, लेकिन हम जैसे बच्चे इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग बस एक कुत्ते की मौत मारे जाएंगे क्योंकि उनके फादर और मदर अब नहीं रहे। योइचिरो आगे बोलता है कि वो औरत बस हमें यूज करने वाली है, वो जरूर कुछ ना कुछ प्लॉट कर रही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कुछ साजिश ना कर रही हो। और अब वो इस चीज के बारे में आगे बात करने से मना कर देता है। मोइचिरो इस बात से काफी ज्यादा उदास हो जाता है, और इसके बाद से उन लोगों ने बात करना भी बंद कर दिया था। और एक बार उनके बीच में बात तब हुई थी जब उसके भाई ने लेडी अमाने के ऊपर पानी फेंका था, जो कि उन्हें विजिट करने आया करती रहती थी। और ऐसा करते करते अब समर आ चुका था। वो और उसका भाई हमेशा चिड़चिड़े रहते थे। जब रात को वो लोग सो रहे थे तब उन्होंने अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ रखा था ताकि ठंडी हवा अंदर आती रहे, लेकिन गर्मी ज्यादा होने की वजह से मोइचिरो को नींद नहीं आ रही होती। वो उठ करके एक गिलास पानी पीने का सोचता है। वो देखते हैं कि उसका भाई योइचिरो भी उठा हुआ है। तभी अचानक से एक डीमन उनके गेट के अंदर आ जाता है, जो कि सिर्फ इन दो बच्चों को देख करके काफी ज्यादा हताश होता है। वो मोइचिरो की तरफ बढ़ने लगता है, और जैसे वो अपने पंजे से वार करता है तो योइचिरो सामने आके मोइचिरो को बचा लेता है। पर इस चक्कर में योइचिरो अपना पूरा एक हाथ गवा देता है। उसे काफी ज्यादा दर्द महसूस होने लगता है, और ये देख के डीमन काफी ज्यादा खुश होने लगता है। मोइचिरो अपने भाई को उठा करके घर के कोने में ले जाने लगता है, और यहाँ डीमन धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। डीमन बोलता है कि एक यूजलेस वुड कटर के मर जाने से इस वर्ल्ड में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि वो लोग एग्जिस्ट करे या ना करे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग वर्थलेस हैं, और तभी हमें बस स्क्रीन पे लगता है। और अब मोइचिरो बोलता है कि वो उस मोमेंट पे ऐसा फील कर रहा था जैसे उसके आंखों के सामने सिर्फ रेड कलर है। वो एक ऐसे रेज को फील कर पा रहा था जैसा उसने कभी फील नहीं किया था, और ये सब उसे उसके स्टमक से बॉयल होता हुआ फील हो रहा होता है। और आगे जो हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था, सिवाय एक मॉन्स्टर जैसे चिल्लाने की आवाज के, और वो आवाज असल में उसी के गले से आ रही थी। और अगली चीज जो उसे याद थी कि वो डीमन अपने मौत के कगार पे था, बट उसका हेड स्मैश कर देने के बाद भी वो अभी तक नहीं मरा था। वो अभी भी सफर कर रहा था उन लकड़ियों से जो उसके शरीर के अंदर अभी तक फंसी हुई थी। और अब सनलाइट आ जाने के बाद उस डीमन का शरीर पूरी तरीके से राख में बदल जाता है, और यहाँ मोइचिरो उस डीमन को डस्ट में बदलता हुआ देख के वहाँ से अपने हथियार छोड़ के वापस आने लगता है। लेकिन सडनली उसकी बॉडी काफी ज्यादा हैवी फील करने लगती है। वो अपने पैरों पे भी सही से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसे घर पहुंचने में अब सालों लग जाएंगे, जबकि घर बस उसके सामने ही था। अब वो अपने बॉडी को अपने हाथ से घिसकाते घिसकाते घर के अंदर पहुंचता है। वो देखता है कि उसका भाई काफी ज्यादा बुरी हालत में है, और वो बस अब मरने ही वाला है। वो अपने मुंह से कुछ वर्ड बड़बड़ा रहा होता है, जिसे सुन के मोइचिरो को लगता है कि उसका भाई अभी भी जिंदा है, और वो जल्दी से अपने भाई की तरफ आने लगता है। लेकिन बीच में मोइचिरो गिर जाता है, और अब वो अपने भाई योइचिरो की तरफ देखने लगता है, जो कि गॉड बुद्धा से प्रे कर रहा होता है कि वो उसके भाई को बचा ले। और ये सुन के मोइचिरो की आंखों में पानी आ जाता है। योइचिरो बोलता है कि उसका भाई उसकी तरह नहीं है, वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड किड है जो दूसरों की मदद करना चाहता है, बट मैं हमेशा से उसके रास्ते में आता रहा। तो अगर आपको किसी को पनिश करना है तो वो सिर्फ मैं हूँ। और अब योइचिरो अपने लास्ट वर्ड बोलता है कि उसे हमेशा से पता था कि मोइचिरो में मुंह का मतलब होता है इन्फिनिटी। और ये कहने के बाद योइचिरो इस वर्ल्ड से अपनी अलविदा ले लेता है। और अब हमें मोइचिरो को दिखाया जाता है जिसके गाल पे भी तांजीरो की तरह रेड मार्क आ जाता है, और अब वो शिफ्टिंग फ्लो स्प्लैश का यूज करके उन सभी फिश डीमंस को मार देता है।
और अब वो होतारो से पूछता है कि क्या वो ठीक तो है। तो होतारो कहता है कि उसे अभी मिस्टर हागानेस्का को बचाने के लिए जाना चाहिए। और अब हमें ग्योको को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि इतने ज्यादा अटैक कर देने के बाद भी मिस्टर हागानेस्का अभी भी स्वॉर्ड फोर्जिंग बंद नहीं कर रहे हैं। वो सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी ग्योको को वो दूसरा बंदा दिखता है और वो उसे मारने की सोचता है, लेकिन तभी एक स्वॉर्ड उसके गले के पास आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मोइचिरो है। ग्योको इस अटैक को डॉज करके मोइचिरो से थोड़ा दूर हो जाता है और पूछता है कि उसने वाटर प्रिजन पोर्ट कैसे एस्केप किया, क्योंकि ग्योको को लग रहा था कि मोइचिरो बस मरने ही वाला है। उसने मोइचिरो पे ध्यान देना बंद कर दिया था और अब ग्योको सोचता है कि वो इतना ज्यादा फोकस्ड हो गया था कि उसने मोइचिरो पे ध्यान ही नहीं दिया और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। बट उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं रुकती क्योंकि उसका ध्यान अब मोइचिरो के मार्क की तरफ जाता है, जिससे उसे लॉर्ड मुजांग की कही हुई एक बात याद आती है कि एक इयरिंग पहने हुए बच्चे के पास भी ऐसे सेम मार्क्स हैं। बट अब वो देखता है कि मोइचिरो अब बस शांति से वहाँ पे खड़ा है। ग्योको सोचता है कि शायद से उसके पिछले अटैक ने उसकी बॉडी को पैरालाइज कर दिया होगा। बट अब मोइचिरो के पास यहाँ पे और भी ज्यादा स्पीड आ चुकी थी, जिससे वो ग्योको पे अटैक करने में सफल हो गया था। और अब वो दोबारा से ग्योको पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ ग्योको अपने हाथ से एक वास निकालता है जिसके अंदर से ऑक्टोपस के 8 लेग निकलते हैं और उनसे वो मोइचिरो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। बट इन सब के चक्कर में पूरी की पूरी शेडी टूट जाती है। मिस्टर हागानेस्का भी बाहर जाके गिरते हैं, बट थोड़ी देर बाद वो दोबारा से अपना स्वॉर्ड फोर्जिंग का काम शुरू कर देते हैं। वो किसी भी चीज के चलते अपने काम को रोकना नहीं चाहते थे और ग्योको ये सब देख करके उन्हें पागल कहते हैं। और अब वो सोचता है कि पहले वो इस हाशिया को मारेगा और उसके बाद उस स्वॉर्डस्मिथ को। वो मोइचिरो को धमकी देना शुरू करता है कि पहले तो वो उसे क्रश करेगा और उसके बाद उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। बट तभी मोइचिरो उन सारे टेंटिकल को काट करके उनसे फ्री हो जाता है और हमें दिखता है कि मोइचिरो के पास एक न्यू स्वॉर्ड आ गई है, जिसके लिए वो मिस्टर कानामोरी-सान को थैंक्स बोलता है। तो कानामोरी-सान कहते हैं कि थैंक्स करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब तो मोइचिरो के फर्स्ट स्वॉर्डस्मिथ के इंस्ट्रक्शन से ही हो पाया है। जिसके बाद मोइचिरो बताता है कि उसकी फर्स्ट स्वॉर्ड मिस्टर टेत्सुहिडो ने बनाई थी और उनकी मौत हार्ट डिजीज के चलते हुई थी। और अब मोइचिरो मिस्टर टेत्सुहिडो के साथ हुई बात को याद करने लगता है, जो कि मोइचिरो को लेके काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि मोइचिरो हमेशा ट्रेन करता रहता था और वो हमेशा ब्लड वॉमिट करता रहता था। क्या कोई उसे कभी समझ भी पाएगा कि वो किस चीज से गुजर रहा है, आखिर कैसे वो इन सब चीजों को संभाल रहे हैं और वो कैसे इन सब चीजों से जूझ रहा है। उसे कुछ भी याद नहीं है, जिसके चलते वो बहुत चिंतित है। मोइचिरो जब भी अपनी यूज की हुई स्वॉर्ड उन्हें दिखाता था तो मिस्टर टेत्सुहिडो की आंखों में पानी आ जाता था। और अब जब वो इतने ज्यादा बूढ़े हो गए हैं फिर भी वो मोइचिरो के बारे में चिंता करना छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ मोइचिरो इस चीज के लिए माफी मांगता है कि उसने मिस्टर टेत्सुहिडो को अपने लिए चिंता कराई, बट अब वो पूरी तरीके से ठीक है। और अब वो ग्योको पे अटैक करने के लिए आगे जाते हैं और मिस्ट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म सी ऑफ क्लाउड एंड हैजर्ड का यूज करके वो ग्योको के पास पहुंच जाता है। और वो जैसे ही ग्योको को गला काटने वाला होता है तभी ग्योको वहाँ से गायब होकर के एक पेड़ के ऊपर आ जाता है। ग्योको मोइचिरो की इतनी ज्यादा स्पीड को देख करके कहता है कि ये काफी ज्यादा रैपिड फायर की तरह स्पीड थी, बट अभी भी वो उसके बाद से कीप अप नहीं कर पा रहा है। तो मोइचिरो पूछता है कि क्या वो इस बात को लेकर के श्योर है, कहीं उसके सेंसेस 100 साल पुराने होने की वजह से डल तो नहीं हो गए। और तभी ग्योको की गर्दन से खून आने लगता है और अब मोइचिरो कहता है कि वो नेक्स्ट टाइम उसकी गर्दन काट देगा क्योंकि उसके पास इस फालतू वास गेम को खेलने के लिए टाइम नहीं है। जिसे सुन के ग्योको मुस्कुराने लगता है और कहता है कि वो ब्रैट उसे अंडर एस्टिमेट ना करे। और अब वो मोइचिरो के पीछे आकर के अपने वास से मोइचिरो पर अटैक करने लगता है और यहाँ मोइचिरो उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए अपने भाई की कही हुई बातों को याद कर रहा होता है, जहाँ उसका भाई उसे माफी मांगता है कि वो कभी भी उसके लिए काइंड नहीं हो पाया क्योंकि वो वैसा कभी बन नहीं सकता और दूसरों के लिए काइंड होना एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ एक चोजन वन ही कर सकता है। और मोइचिरो चाहे तुम कितनी भी विक्टोरियस लाइफ जियो, लेकिन एंड में ना भगवान और ना ही बुद्धा तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। और इसीलिए उसने खुद मोइचिरो को प्रोटेक्ट करने का सोचा क्योंकि वो उसके जैसा नहीं है जो कि दूसरों के लिए अपने इन्फिनिट स्ट्रेंथ को यूज कर सकता हो, क्योंकि मोइचिरो तुम एक चोजन वन हो। और यहीं पे एपिसोड 8 का एंड हो जाता है।